नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर जो पूछे हुए क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो अस्पृश्यता उन्मूलन का जैसे जिक्र किया है, किसका जिक्र किया है? अस्पृश्यता उन्मूलन में, ठीक है, उन्मूलन का जिक्र किया है। तो भारतीय संविधान का जिक्र कर रहा है, वे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन को यानी उन्मूलन किया गया है। यानी अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की एक बीमारी होती थी, भयंकर बीमारी, प्राचीन काल में 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व जिसे देखते थे, उत्तर वैदिक काल में जो इसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा था, तो इसका जो अंत किया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, तो अनुच्छेद आपका रहेगा 17वीं, ठीक है भी। यानी किस में? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आपको ध्यान होना चाहिए चीज के बारे में। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, तो अनुच्छेद 17 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 17। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। चलो, एक चीज तो हमने, एक क्वेश्चन तो हमने पढ़ा है यहाँ पर, इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में। भारतीय संविधान का भाग नंबर जब हम पढ़ते हैं 3 में, क्या पढ़ते हैं? 3। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में क्या दिए हुए हैं? हमें मौलिक अधिकार दिए हुए भी। क्या दिए हुए हैं? मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भी, मौलिक अधिकार दिए हैं। अब मौलिक अधिकार का जैसे हम जिक्र करते हैं, तो ये भी आपका अनुच्छेद 17 भी क्या है? आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में हम पढ़ते हैं 12 से लेके आप पढ़ोगे 35 तक भी, ठीक है भी। 12 से लेके आप 35 तक जो पढ़ते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर 12 से 35 तक हम क्या पढ़ते हैं? मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। ये मौलिक अधिकार आपको पढ़ना है, ठीक है भी। अब मौलिक अधिकारों में जब हम जिक्र करते हैं, मूल जो आपका संविधान था, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे आपके पास? 7 मौलिक अधिकार थे भी। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है भी। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, संपत्ति का जो अधिकार था भी, संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था भी। यानी कब हटा दिया गया? 7 पढ़ते थे, परंतु अब कितने हैं? अब आपके पास 6 हैं। अब जो आपके पास कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। क्यों? क्योंकि 7वां जो आपका था संपत्ति का अधिकार, कौन सा था आपका? संपत्ति का अधिकार जो था, तो संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन भी, 44वें संविधान संशोधन का जैसे जिक्र करते हैं, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या बना दिया? एक कानूनी अधिकार बना दिया भी। क्या था? पहले ये मौलिक अधिकार था आपका, संपत्ति का जो अधिकार है, परंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया। तो अब आपके पास कितने अधिकार बच गए हैं? मौलिक जो अधिकार है वो 6 है। यानी मौलिक अधिकारों का जैसे जिक्र करते हैं तो 6 है। वेरी वेरी, ये 44वां संविधान संशोधन बहुत बार पूछा जाता है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। संपत्ति के अधिकार से संबंधित भी आपको जानकारी होनी चाहिए। संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार न होकर आपका क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। किस भाग में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में जिसे आपको जानकारी में थोड़ी सी विस्तृत भी आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा इसमें। जैसे हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान में हम 6, जैसे मैंने जिक्र किया था अभी, 6 तरह के आपको क्या है? अधिकार प्राप्त है। कितने तरह के? 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। जैसे नंबर 1 लिखते हो आप है समानता का अधिकार भी। कौन सा आपका? समानता का अधिकार। जैसे जिक्र करोगे, एक तो आपका कौन सा है? समानता का अधिकार। दूसरा जैसे जिक्र करते हो आप स्वतंत्रता का अधिकार भी। क्या है? स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जैसे आप जिक्र करोगे, स्वतंत्रता का अधिकार जो। और 3 नंबर जो आप पढ़ोगे, कौन सा पढ़ोगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार भी। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ना है। यहां से हमेशा क्या है? आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 जैसे आप जिक्र करोगे तो क्या रहेगा? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का जैसे जिक्र करते हो। यानी भारतीय क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। 5 नंबर चर्चा करोगे तो संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार भी। संस्कृति व
शिक्षा संबंधित अधिकार। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा संबंधित अधिकार। और 6 नंबर आप पढ़ोगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी, क्या पढ़ोगे आप, है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है भी, अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये रहेगा आपका 32 अनुच्छेद। कौन सा रहेगा आपका 32। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी समानता का जो अधिकार पढ़ते हैं वो किस अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 14 से लेके आपके क्या रहेंगे 18 तक। यानी अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक जो हम पढ़ते हैं वो किससे संबंधित है, समानता के अधिकार से संबंधित। और उसी में से जैसे आपका दिया हुआ था, जैसे आप पढ़ोगे इस चीज के बारे में, 14 जैसे पढ़ते हो, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18, अलग अलग चीजें दी हुई है। यहां से आपके क्वेश्चन पूछते हैं। अब हमने जरूर पढ़ लिया अभी क्या है, जैसे समानता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक दिया हुआ है। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए भी 14 में हमें क्या जिक्र किया हुआ है, यानी कानून के समक्ष सब क्या है, समान है। वो हमें किस में जानकारी मिलती है, अनुच्छेद 14 के अंदर। इसके बाद में जैसे 15 का हम जिक्र करते हैं तो 15 में ये जिक्र किया हुआ है भी धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछे भी किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नस्ल, लिंग भेद या जाति, जन्म स्थान के आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो हम जिक्र करेंगे अनुच्छेद 15। यानी काले धोले जैसे हम जिक्र करते हैं ना, अपार्थिड की जो नीति का, जैसे रंग भेद की नीति का जैसे जिक्र करते हैं, इस तरह का जो समानता का जो अधिकार देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 देता है आपका। लिंग का जैसे जिक्र करते हैं हम, लड़का लड़की के आधार पर भी किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म स्थान के बाद, अब जैसे कई बार हम कह देते हैं, हम बोलचाल में बोल देते हैं बिहार से है, यूपी से है, इस तरह का हम भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 हमें क्या है, एक समानता का अधिकार देता है। इसके अलावा जैसे 16 का जैसे हम जिक्र करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अवसर की समानता का जैसे जिक्र करते हैं, यानी समान अवसर जो प्रदान करने वाला अनुच्छेद आपका कौन सा है, 16 और 17 हमने जिक्र किया था अस्पृश्यता, यानी छुआछूत जो अनटचेबिलिटी जो हम पढ़ते हैं उसका जो अंत किया जाता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में। 18 में अगर आप जिक्र करते हो तो उपाधियों का क्या है, निषेध होता है, उपाधियों का अंत का जैसे जिक्र करते हैं। तो ये समानता का अधिकार जो आप पढ़ते हो वो 14 से लेके 18 तक। अब 14 से 18 के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए भी, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे आपका अस्पृश्यता वाला क्वेश्चन पूछा गया। आपसे पूछेगा उपाधियों का जो अंत है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो हम जैसे जिक्र करते हैं इसमें 18 अनुच्छेद 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं तो वो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके आपका रहेगा 22 तक भी, 19 से 22 तक, यानी 19 से 22 तक जो हम पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अब स्वतंत्रता भी कई तरह की होती है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जब हम जिक्र करते हैं तो कई तरह की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। जैसे आप जिक्र करोगे विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी विचारों और अभिव्यक्ति, बोलने चालने की। अब हम देखो कोई आदमी किसी आदमी के प्रति कुछ बोल देता है, भारत का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, उसके प्रति भी कुछ जैसे बातें बोल देता है, अभिव्यक्ति, क्योंकि उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति का अधिकार है। यानी किसका अधिकार है, विचार और अभिव्यक्ति की क्या है, उसको स्वतंत्रता है, उसी के आधार पर वो बोलता है। इसके अलावा जैसे आपको ध्यान होना चाहिए अस्त्र शस्त्र रहित। अब कई बार क्या होते हैं, सम्मेलन करते हैं लोग, सभा करते हैं, अब सभा करने का भी उनको अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, परंतु अस्त्र शस्त्र रहित होना चाहिए। अस्त्र शस्त्र से लेस आप क्या नहीं कर सकते, सभा नहीं कर सकते किसी तरह की, आप शांतिपूर्वक तरह से क्या कर सकते हो, आप सम्मेलन कर सकते हो, सभा कर सकते हो। इसके अलावा जैसे समुदाय और संघ का निर्माण भी आप क्या कर सकते हो, संघ का भी निर्माण कर सकते हो, और समुदाय देखते नहीं अलग अलग तरह की जो संस्थाएं बनी होती है, ये वो संस्था है, ये वो संस्था है, समुदाय इकट्ठे होके लोग एक संस्था बनाते हैं, तो ये भी क्या है, अधिकार मिला हुआ है, स्वतंत्रता है, आजादी है। क्या है, कई कई ऐसे देशों में हम देखते हैं वहां पर कोई आज़ादी नहीं, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते वहां पर, परंतु भारत में क्या है, ऐसी आज़ादी है भी, वो एक संघ भी बना सकता है, समुदायों का गठन भी कर सकता है। इसके अलावा जैसे जिक्र करें अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 19 में अबाध भ्रमण का मतलब क्या होता है भी, संपूर्ण भारत के अंदर कहीं भी
कोई भी आदमी जो भारत का नागरिक है वो आ सकता है और जा सकता है। आबाद क्या है, भ्रमण की भी स्वतंत्रता देता है भारतीय संविधान, भी कहीं भी आ सकता है और कहीं भी जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान होना चाहिए भी भारत का अगर कोई नागरिक है वो किसी भी राज्य के अंदर जाके रह सकता है। क्या है, रह सकता है, बसासत कर सकता है। पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, जैसे हम अनुच्छेद 35 का जैसे जिक्र कर रहे थे भी, 35 धारा 35 का या धारा 370 का जैसे जिक्र कर रहे थे, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में पहले नहीं रह सकते थे, परंतु भारत में यानी जो जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में धारा 370 और 35A हटाने के बाद में वहां पर भी क्या है, आम आदमी भारत का जो नागरिक रह सकता है, जमीन भी खरीद सकता है। ठीक है, परंतु पहले अपवाद था, जैसे हम जिक्र करते हैं, क्या था, जम्मू कश्मीर अपवाद था, वे वहां नहीं रह सकते, वहां जमीन नहीं खरीद सकते, परंतु वर्तमान समय में रह सकते हैं। ये चीज भी आपको क्लियर करना है। ठीक है, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद निवासी भी कहीं भी रह सकता है और कहीं भी। इसके अलावा वृत्ति, आजीविका और कारोबार की स्वतंत्रता भी, यानी कमाने की, कारोबार करने की भी क्या है, आजीविका चलाने की भी क्या है, स्वतंत्रता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में हम पढ़ते हैं। यहां से आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इन चीजों का क्या कर रहा हूं, वर्णन कर रहा हूं। आगे जो दिया हुआ है जिसे जिक्र करते हैं, इसके अलावा 19 में आप क्या पढ़ते हो, प्रेस से संबंधित आपके कई बार क्वेश्चन आते हैं भी, पत्रकारिता से संबंधित, प्रेस से संबंधित जो आजादी मिली हुई है वो भी किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद 19 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं अनुच्छेद, अब 19 से लेके आपके 22 तक है, तो 19 20 का भी जैसे जिक्र करोगे, 21 का भी जिक्र करोगे और 22। अब यहां 19 तो मैंने जैसे जिक्र किया था, 20 का जैसे आप जिक्र करते हो तो अपराध की 2 से सिद्धि के विषय में संरक्षण, यानी कोई भी अपराधी है ना भी, अगर उसके अपराध सिद्ध नहीं होते तो इस तरह अपराध उसके ऊपर सिद्ध नहीं हो तब तक उसको स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, स्वतंत्र है वो। ये चीज भी आपको क्लियर हो। 21 में जो हम जिक्र करते हैं तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन सुरक्षा। ठीक है, यानी 21 में जो आप पढ़ोगे तो क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जिससे जिक्र करते हैं, 21 में भी इसी तरह से पढ़ते हैं। और 21 क अगर आप पढ़ोगे तो 21 क में जिसे आप जिक्र करते हैं इस चीज के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों को माँ बाप के द्वारा क्या है, उसको शिक्षित करने का जो अधिकार मिला हुआ है 21 क में जोड़ा गया है। ये चीज भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 22 में हम जिक्र करते हैं तो बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, यानी बंदीकरण की अवस्था में क्या है उसको संरक्षण, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला हुआ आपको, 22 में। जिक्र करेंगे भारतीय संविधान की जो आत्मा है, यानी भारतीय संविधान का जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है 32 का, जिसे हम जिक्र करेंगे, तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जिससे जिक्र करते हैं शोषण के विरुद्ध जैसे अधिकार का आप जिक्र करोगे तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 और 24, यानी अनुच्छेद 23 और 24 में हम किसका जिक्र करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार का जैसे जिक्र करते हैं। यानी 23 में जो आप जिक्र करोगे तो मानव दुर्व्यवहार का जैसे जिक्र करते हैं और श्रम का जैसे जिक्र करते हैं, यानी बंधुआ मजदूर वगैरह नहीं रख सकते किसी को। मानवता के साथ क्या है, मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोषण के विरुद्ध क्या है, अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 23 के अंदर। ये चीज आपको क्लियर करना है। 24 में जैसे जिक्र करते हैं तो 24 में आपने पढ़ा होगा बाल श्रम से संबंधित है भी, यानी हम क्या है, चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते, क्योंकि बच्चों को भी क्या दिया हुआ है, अधिकार दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है। तो वो क्या है, कोर्ट की शरण। अब नहीं देखते छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं, किसके ऊपर, दुकानों पर काम करते हैं, होटलों में काम करते हैं, परंतु उनको संरक्षण है। संरक्षण अधिकारी क्या, जब भी आकर रेड मारते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, संस्थानों के ऊपर, चाहे होटल हो चाहे वो किसी तरह की दुकान हो। क्यों? क्योंकि जो बच्चा काम कर रहा है वहां पर, चाइल्ड लेबर जो कर रहा है, उसको अधिकार मिला हुआ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24, क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो काम धंधा नहीं कर सकते भी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं 25 से लेके आप पढ़ोगे 28 तक भी, 25 से आपका 28 तक, ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है भी। कौन सी स्वतंत्रता? आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, वेरी वेरी, यानी अंतकरण की। 25 में हम जब पढ़ोगे तो अंतकरण की स्वतंत्रता है। 26 में जैसे आप पढ़ोगे धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, यानी धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता जो है
अब हम नहीं देखते हैं अभी भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है अभी, ठीक है। सभी धर्मों का क्या होता है यहाँ पर समान होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं, अपने अपने क्या है समागम करते हैं, प्रोग्राम सम्मेलन करते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान ने उनको क्या अधिकार दिया है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। 27 में हम पढ़ते हैं तो धार्मिक व्यय के लिए निश्चित। अब एक चीज भारतीय संविधान की आप पढ़ोगे, अनुच्छेद जो आपका 27 है, अनुच्छेद 27, तो धार्मिक व्यय जितने भी खर्च किया जाता है, अब नहीं पढ़ते हैं कई लोग, बड़े बड़े आसामी होती है, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं या चैरिटेबल जो संस्थान है, यानी जहां पर क्या है डोनेशन वगैरह देते हैं, तो वो डोनेशन क्या होती हैं आपकी कर रहित होती है, इसलिए दिया जाता है। वो क्या दिया जाता है, कर रहित, यानी किसी तरह का उसके ऊपर क्या नहीं होता, कर नहीं होते। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट होती है भी। कर की क्या होती है, उसकी अदायगी। अब कई बार देखते हो ऐसी संस्थाएं हैं, अब आप भी जैसे एम्प्लॉय बनोगे, एम्प्लॉय बनने के बाद क्या करोगे भी, किसी बड़ी संस्था की आपने पर्ची लेके, क्योंकि भारत सरकार में जो कर्मचारी है उसको लगभग 1.5 लाख रुपए की सेविंग जो दिखानी होती है, तो उस सेविंग के अंतर्गत भी आप क्या कर सकते हो, इसका जिक्र कर सकते हो भी मैंने उस संस्था की या उस चैरिटेबल संस्थान की क्या है पर्ची कटवाई है 50,000 की, 60, 1 लाख की, तो उसको भी आप क्या है जोड़, क्योंकि वो कर रहित होती है भी, क्या होती है आपकी कर रहित। ये चीज भी आपको क्लियर हो। इसके अलावा जिसे जिक्र करते हैं 28, तो 28 में जो आप जिक्र करेंगे वो शिक्षण संस्थानों में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी भी, यानी किसी एक धर्म के प्रति झुकाव नहीं होगा उस संस्था का। ये जो संरक्षण दिया हुआ है वो किसमें, आपके अनुच्छेद 28 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शिक्षा व संस्कृति से संबंधित आपका 29 से 30 का जिसे जिक्र करोगे, और संवैधानिक उपचारों का जब हम अधिकार का जिक्र करते हैं तो अनुच्छेद 32 का जिसे जिक्र करो, ठीक है। तो आप जिक्र कर रहे हैं संस्कृति व शिक्षा संबंधित, यानी अपनी संस्कृति का रख रखाव करना, अपनी भाषा शिक्षा से संबंधित भी आप क्या करते हो, अधिकारों का जब हम जिक्र करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में जिक्र किया हुआ है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का जब भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, इसको क्या कहा गया, भारतीय, ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, इसको आत्मा कहा गया है। और किसने कहा था ये, आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी। किसने कहा था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो ये बात कही थी आपकी, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, किसने कहा था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, ठीक है। संविधान का जनक भी अगर हम किसी को कहते हैं तो किसको कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और भारतीय संविधान के अंदर जो नागरिकों को अधिकार पत्र दिया हुआ है, यानी जितने भी तरह के अधिकार दिए हुए हैं वो अधिकार, आपको ध्यान होना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा अधिकार पत्र है। यानी इतना जैसे मैं जिक्र कर रहा हूं ना, जो अनुच्छेद लेके 12 से लेके 35 तक का जब हम जिक्र करते हैं अलग अलग है, तो आपको ध्यान होना चाहिए विश्व के किसी भी देश के पास इतना बड़ा अधिकार पत्र नहीं है जितना भारत के लोगों के लिए अधिकार पत्र है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में बहुत, अगर अनुच्छेद हम जैसे जिक्र कर रहे हैं 32 का जैसे जिक्र करते हैं, तो 32 में आपको ध्यान होना चाहिए संवैधानिक उपचारों का। अगर किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की क्या है, शरण ले सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या फिर उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के अंदर भी क्या कर सकता है, आपकी शरण ले सकता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक जैसे जो जिक्र कर रहे थे इस चीज के बारे में, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32, इसमें से 5 अधिकार दिए हुए हैं। 5 क्या दिए हुए हैं अधिकार, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का जिसे हम जिक्र करते हैं, कई बार पूछा जाता है ये, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जिसे जिक्र करते हैं, परमादेश का जैसे जिक्र करते हैं, प्रतिषेध का जैसे जिक्र करते हैं, और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा का जिसे जिक्र करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे बंदी प्रत्यक्षण, यानी बंदी प्रत्यक्षण का मतलब क्या होता है, जब भी किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है, कोई सी भी तरह का अपराधी तो नहीं कहते उसको, तब तक उसके ऊपर अपराध यानी उसका जो दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तो उसको क्या है न्यायालय के समक्ष पेश करना जरूरी होता है।
ये भी उसको क्या है, अधिकार। ये जो चीजें हम पढ़ते हैं, परमादेश का जैसे जिक्र करते हैं तो आदेश दे सकते हैं, परमादेश का जैसे जिक्र करते हैं भी पदाधिकारी, सार्वजनिक कार्य, अगर कोई भी किसी भी पदाधिकारी है किसी भी बड़े अच्छे ओहदे के ऊपर, तो वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, निर्वाध मतलब तरीके किसी तरीके से बढ़िया तरीके से कार्य, तो उसको परमादेश दे सकता है कौन, ठीक है। इसके अलावा जिससे जिक्र करते हैं प्रतिषेध का है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अब कई बार क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय, प्रतिषेध मतलब क्या होता है, उसको आगाह करना, प्रतिषेध मतलब उसको सचेत करना। अब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट भी क्या कर सकते हैं, छोटे जो निम्न न्यायालय उनको आगाह कर सकता है, प्रतिषेध दे सकता है भी ये जो आप सुनवाई कर रही है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये आप इनके ऊपर सुनवाई नहीं कर सकते। ये चीज आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज आपको ध्यान हो। और अधिकार परीक्षा का जैसे जिक्र करते हैं, अधिकार परीक्षा मतलब होता है पूछना अभी आपके अधिकार है कि नहीं। अब कोई आदमी जैसे जिक्र कर, अधिकार परीक्षा मतलब क्या हो लोगे आप, ऐसी चीजों से लोगे भी कोई भी आदमी एक ऐसा कार्य करता है और उस कार्य की वो योग्य नहीं है, तब आपका जो न्यायालय है वो क्या है, पूछ सकता है उसके मामले में भी आप इसके योग्य नहीं हो और फिर भी आप काम कर रहे हो, क्यों, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जिसमें जिक्र कर रहा था ना, भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 जो मौलिक अधिकारों से जो जिक्र करे, यहां से हमेशा आपकी क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो आपका एक था, परंतु यहां से सैकड़ों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम जिक्र कर रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन दिया है, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ गए हैं पहले भी। इसने लिखा है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां थी भी, यानी सूरसेन महाजनपद। अब एक चीज तो ये आपके सारे के सारे जनपद महाजनपद, वैसे तो महाजनपदों के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के अंदर महाजनपद काल से संबंधित जो वीडियो बनाई हुई है उसमें जिक्र किया है मैंने भी। आज का जो मथुरा है ये कहां पर है, जो किस नाम से जाना जाता था, सो सूरसेन का जैसे जिक्र किया है, सूरसेन भी क्या है आपका, सूरसेन। तो सूरसेन महाजनपद है आपका, महाजनपद है। इसकी राजधानी का जैसे जिक्र किया भी, क्या राजधानी रही थी भी, राजधानी। तो सूरसेन जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी भी, क्या थी आपकी, मथुरा, ठीक है भी। मथुरा वर्तमान में जो आपका यूपी उत्तर प्रदेश में है, कहां पर है, यूपी उत्तर प्रदेश में वरज के क्षेत्र का जैसे जिक्र करते हो भी, वरज का जो क्षेत्र है। यानी सूरसेन क्या था, एक महाजनपद था प्राचीन काल में। 16 महाजनपदों का जब हम जिक्र करते हैं, उसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। क्या थी उसकी राजधानी, मथुरा। अब आपको सभी के सभी थोड़े से मैं महाजनपदों के बारे में बता देता हूं भी, सब के सब महाजनपद है और उनकी राजधानी, क्योंकि आपके यहां से क्वेश्चन रिपीट होना ही है, दिल्ली पुलिस में आपका यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। आपको ध्यान होना चाहिए, जिसे मैंने जिक्र किया था भी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जब हम जिक्र करते हैं, किस कौन सी, 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जब हम जिक्र करते हैं तो कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे भी, 16 महाजनपद थे। अब ये 16 जो महाजनपदों का जो वर्णन हमें मिलता है वो बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, बौद्ध ग्रंथों का जैसे जिक्र करते हैं, और हमें जैन ग्रंथों में भी मिलता है, जैन ग्रंथों। बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय का जैसे जिक्र करते हैं, अंगुत्तर निकाय, ठीक है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी बौद्ध ग्रंथ में जैसे जिक्र करोगे तो अंगुत्तर निकाय है, और जैन ग्रंथ का जैसे आप जिक्र करते हो तो भगवती सूत्र भी, क्या पढ़ोगे आप, भगवती सूत्र भी, ठीक है। यानी भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में हमें किन के बारे में मिलती है जानकारी, 16 महाजनपद। अब ये 16 महाजनपद का जैसे जिक्र करते हैं तो 16 महाजनपद में जैसे जिक्र करते तो पश्चिम में जो था इसका कौन सा था, गांधार। उत्तर में हम जिक्र करते हैं तो आपका कंबोज, क्या जिक्र करोगे आप, कंबोज। और पूर्व में हम जिक्र करते हैं तो आपका कौन सा था, अंग, क्या था आपका, अंग। और दक्षिण में आप जिक्र करोगे तो कौन सा था आपका, अस्मक भी, ठीक है भी, अस्मक। ये जानकारी आपको होना चाहिए भी। जैसे मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता वाले स्थान बताए थे ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का, इसी तरीके से आप महाजनपदों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए भी। महाजनपद जो है वो उत्तर में कौन सा था, तो उत्तर में आपका कौन सा था, कंबोज, जिसको हाटक के नाम से, इसकी राजधानी क्या थी, हाटक। कंबोज की राजधानी क्या थी, हाटक। वर्तमान में जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, हाटक मीन्स होता है बाजार भी, ठीक है, बाजारीकरण का जिसे जिक्र करते। प्राचीन पुस्तकों में भी खासकर घोड़ों के व्यापार के लिए भी जाना जाता था
ये जो जिक्र करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक का जैसे जिक्र करते हैं, उत्तरी जो आपका महाजनपद था। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं गांधार, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला भी, क्या थी? तक्षशिला का जैसे जिक्र करोगे, ठीक है। और असमक की राजधानी आप जैसे जिक्र करोगे पोतन भी, क्या है? पोतन या पोटली का जैसे जिक्र करो। अब ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वे नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित महाजनपद कौन सा था? तो आपका असम का महाजनपद था। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे जिक्र करें अंग, जो जिक्र करें अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी थी चंपा भी। क्या राजधानी थी अंग की राजधानी? चंपा। असमक की जिसे मैंने बताई थी पोतन। इसके अलावा अब मैंने जिक्र किया है 16 महाजनपदों का, तो 4 ही महाजनपद हुए, और भी आपको जिक्र करना है। जैसे आप जिक्र करोगे कुरु, कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में जो दिल्ली है आपका। उसके बाद में जैसे जिक्र करोगे मत्स्य नगर भी, क्या है? मत्स्य की थी विराट नगर भी, क्या थी? विराट नगर। वर्तमान में जयपुर का जैसे जिक्र करते हैं, यही आपका मत्स्य नगर है। इसके अलावा जैसे जिक्र करोगे, यहीं पर आप जिक्र करोगे पांचाल, क्या पढ़ोगे आप? पांचाल। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्तरपुर भी, क्या थी? अहिछत्तरपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। पंचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्तरपुर। इसके अलावा जैसे आप जिक्र करते हो काशी का, जैसे जिक्र करते हो काशी, ठीक है भी। एक क्या महाजनपद आपका? काशी था। और काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी भी, जिसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बनारस के नाम से भी। मगध का जिसे जिक्र करते एक आपका कौन सा था? यहां पर मगध सबसे मजबूत महाजनपद था मगध। तो मगध की राजधानी क्या थी आपकी? मगध की राजधानी का जिक्र करोगे राजगृह भी, क्या जिक्र करोगे आप? राजगृह भी रही है इसकी। इसके अलावा पहले जो इसकी राजधानी थी गिरिवर्जा भी, क्या थी? गिरिवर्ज, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। गिरिवर्ज का जैसे जिक्र करते हो, राजगृह जैसे जिक्र करेंगे इसका, गिरिवर्ज को ही क्या बोलोगे आप? राजगृह। मगध के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा एक था आपका यहां पर महाजनपद, कौन सा था? मल। कौन सा जनपद था? मल। मल की राजधानी पावापुरी का जैसे जिक्र करो, एक राजधानी इसकी पावापुरी, और दूसरी क्या थी? कुशीनगर भी, क्या थी? कुशीनगर। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है पावापुरी और कुशीनगर, हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, और महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। यानी महानिर्वाण जो प्राप्त किया था महात्मा बुद्ध ने, कहां पर? कुशीनगर ने। और महावीर स्वामी की 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी पावापुरी के अंदर। मल्स का जैसे जिक्र करते हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक आपका जैसे जिक्र करते हैं यूपी में आपका कौशल है, क्या है? कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी भी, श्रावस्ती। जिसको आजकल जो कौशल है वो क्या है? अयोध्या का जिक्र करते हो, यानी अयोध्या, राम जन्मभूमि जो आप पढ़ते हो, अयोध्या। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। परसेनजीत का जैसे जिक्र करते हैं, राजा परसेनजीत का है। इसके अलावा राजा दशरथ का भी जिक्र करते हैं। और महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो यहीं पर दिए थे, श्रावस्ती के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे, और एक आपका जैसे जिक्र करते हो कौन सा है? वत्स का जैसे जिक्र करोगे, क्या है आपका? वत्स। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है भी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वर्तमान यूपी प्रदेश के अंदर जो इलाहाबाद प्रयागराज है, उसी को किस नाम से जाना जाता था? वत्स के नाम से जाना जाता था, कौशाम्बी के नाम से। एक आपका कौन सा है? चेदी। क्या है आपका? चेदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चेदी। इसकी राजधानी है सुक्तिमती भी, क्या है? सुक्तिमती। आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा। शिशुपाल, ठीक है भी, भांजा था किसका? श्री कृष्ण का जैसे जिक्र करते हैं। श्री कृष्ण ने 100 गलतियां उसकी माफ की थी। तो कहां का राजा था शिशुपाल? आपका चेदी का। ये जानकारी भी आपको होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरसेन का जैसे हमने जिक्र किया था। वजी एक क्या है आपकी? वजी क्या है आपका महाजनपद? वजी। तो वजी की राजधानी है विधे। खास ये बिहार में पड़ता है भी, खासकर सीता के पिता का जैसे जिक्र करते जानकी, तो विधे वजी यहीं से संबंध रखती थी। इंपोर्टेंट। तो ये आपकी क्या थे? महाजनपद थे भी, ठीक है। 16 महाजनपदों का जैसे जिक्र कर रहे थे। इंपोर्टेंट एक रह गया आपका अवंती भी, क्या रहेगा आपका? अवंती। अवंती के बारे में भी आपको पढ़ना है भी, इंपॉर्टेंट है। अवंती जो वर्तमान में मालवा के अंदर जो आप पढ़ते हो ना, उज्जैन, क्या पढ़ते हो आप? उज्जैन। ये अवंती की राजधानी थी महिष्मती भी, क्या थी? एक तो महिष्मती, और दूसरी राजधानी का हम जिक्र करते हैं यहां पर उज्जैनी। क्या है? उज्जैनी।
उज्जैन पढ़ोगे भी, क्या है उज्जैनी प्राचीन काल में था, अब उज्जैन जो है, तो ये क्या है आपके 16 महाजनपद है भी। कितने महाजनपद आपके 16 महाजनपद, ये जानकारी भी आपको होना चाहिए भी। एक वत्स का जैसे जिक्र करते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपके क्या है क्वेश्चन रिपीट होने ही होने, इनके बारे में जिक्र करना। इसके अलावा ये क्वेश्चन मैंने अस्मक का जैसे जिक्र किया था, इसलिए पूछा जाता है भी। और तो आपके जितने भी महाजनपद है वो उत्तर भारत में हम पढ़ते हैं भी, कहां पढ़ते हैं उत्तर भारत में, यानी नर्मदा नदी से ऊपर ऊपर ये आपके महाजनपद है। परंतु नर्मदा नदी के दक्षिण में एक ही महाजनपद था आपका, कौन सा था, वो अस्मक महाजनपद था भी। कौन सा महाजनपद था आपका, अस्मक महाजनपद था। ये चीज भी आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही आपकी क्या थी, जिसे राजधानियों का हम जिक्र करें, महाजनपद काल का जब हम जिक्र करते हैं, वेरी वेरी खासकर महाजनपद काल से संबंधित हमने वीडियो बना रखी है भी। उस वीडियो को भी आप बड़ा डीपली, बड़ी बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करना और अपना एक डायग्राम भी बनाने की कोशिश करना भी, कहां कहां किस क्षेत्र, वर्तमान परिस्थिति के अकॉर्डिंग भी आप देखना भी वर्तमान में वो क्षेत्र कहां पर है भी। तो आज की क्लास में हम इतनी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की भी कोशिश करें। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।